आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना सरकार राज्य के हर परिवार को डिजिटल कार्ड जारी करने की योजना बना रही है। एकल कार्ड से चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी, जिससे राशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा नागरिक आपूर्ति विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ पारिवारिक डिजिटल कार्ड पर समीक्षा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में पहले से जारी डिजिटल कार्ड के लाभों पर एक अध्ययन करने और एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में लोगों द्वारा कई सेवाओं के लिए कार्ड के उपयोग में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों से 119 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक शहरी क्षेत्र और एक गाँव का चयन करने और पायलट प्रोजेक्ट पर पारिवारिक डिजिटल कार्ड जारी करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने को कहा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राशन कार्ड धारकों को चिकित्सा देखभाल, राशन और अन्य राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों सहित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करने के लिए पारिवारिक डिजिटल कार्ड की आवश्यकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का स्वास्थ्य विवरण परिवार डिजिटल कार्ड में शामिल किया जाएगा, जो भविष्य में परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोगी होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परिवार के सदस्यों के विवरण को अपडेट करने का विकल्प प्रदान करने का आदेश दिया, मुख्य रूप से कार्ड के समय समय पर परिवार के नाम जोड़ने और हटाने के माध्यम से। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2023 विधानसभा चुनाव के बाद अपने मूल पार्टी से इस्तीफा दिए बिना कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 बीआरएस विधायक को नोटिस जारी किया है। इनमें दानम नागेंद्र, बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी, कादयाम श्रीहरि और पोचरम श्रीनिवास जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। अदालत प्रजा शांति पार्टी के प्रमुख केएल पॉल द्वारा दायर एक जनहित याचिका का जवाब दे रही थी, जिसमें भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत दलबदल विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। पॉल ने तर्क दिया कि बीआरएस के टिकट पर चुने गए ये विधायक बिना इस्तीफा दिए कांग्रेस में शामिल हो गए, जो संवैधानिक कानून का उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति श्रीनिवास राव की पीठ ने तेलंगाना विधानसभा के सचिव और भारतीय चुनाव आयोग के सचिव को भी नोटिस जारी किया और 4 सप्ताह के भीतर उनसे जवाब मांगा है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में देरी के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार से आग्रह किया कि वह इच्छुक मेडिकल छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीदों को टूटने से बचाने के लिए तेजी से काम करें। मुख्यमंत्री गहरी नींद से कब जागेंगे या कांग्रेस सरकार मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया कब पूरी करेगी? राज्य सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। अपने बच्चों को डॉक्टर बनते देखने की उम्मीद रखने वाले माता पिता के सपने इस लापरवाह रवैये के कारण नहीं टूट सकते। एक बयान में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने पहल की कि सुचारू प्रक्रिया को अराजकता में बदलने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की और बताया कि तेलंगाना में मेडिकल प्रवेश पिछले एक दशक से बीआरएस शासन के तहत बिना किसी समस्या के आयोजित किए गए थे। उन्होंने देरी के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा जारी विवादास्पद जियो 33 को जिम्मेदार ठहराया, जिसने स्थानीयता के मामले को जटिल बनाकर तेलंगाना के मूल निवासियों को अनुचित रूप से प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस अनावश्यक जियो को लाने और प्रवेश प्रक्रिया में देरी करने के लिए छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले अपना फैसला सुनाया हो, लेकिन राज्य सरकार ने आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं किया है। मुख्यमंत्री ए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवा की बेहतर डिलीवरी के लिए जल्द ही एआई और डिजिटल स्वास्थ्य लाएगी, खासकर मृतक एवं शिशु स्वास्थ्य में। नायडू ने एएसजीआई के अध्यक्ष और अमेरिका में एआई इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर प्रतीक शर्मा और एआईजी हॉस्पिटल्स में सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन के निदेशक डॉक्टर राकेश कालापाला के साथ बैठक की। बाद में मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवा की बेहतर डिलीवरी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्वास्थ्य के उपयोग पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्केलेबल और किफायती समाधानों का विकास है। नायडू ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य आंध्र प्रदेश के लिए मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने एक संदेश में कहा कि कंसोर्टियम महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना चाहता है और जोखिम मूल्यांकन और स्वचालित देखभाल समाधानों के लिए AI संचालित निदान लागू करना चाहता है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के साथ जिन नवाचारों पर चर्चा की गई उनमें स्थानीय भाषा में फोन पर वास्तविक समय की जानकारी पूर्ण चैट बॉक्स तैनात करना शामिल है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में सीएम ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन के मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद चंद गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि राज्यपाल को व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की अनुमति देने का अधिकार है। बता दें कि उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर को मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी और अपने आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को आगे की कार्रवाई स्थगित करने और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जल्दीबाजी में कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि सिद्धारमैया की पत्नी BM पार्वती को मैसूर के एक महंगे इलाके में मुआवजा स्थल आवंटित किया गया था, जिसकी संपत्ति का मूल्य MUDA की ओर से अधिग्रहित की गई उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया। मैंने मीडिया के माध्यम से आदेश देखे हैं। मुझे अभी भी उच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ना बाकी है। फैसले को पढ़ने के बाद मैं कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से प्रतिक्रिया दूंगा। मैं कानूनी विशेषज्ञों, अपने कैबिनेट सहयोगी, पार्टी और हाईकमान के साथ चर्चा करूंगा। कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई की जानी है यह बताया जाएगा। भाजपा धनबल और ऑपरेशन कमला के जरिए हमारी सरकार को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं। मैं सफल नहीं होऊंगा। मैं भाजपा और JDS द्वारा रची गई साजिश से नहीं डरता, क्योंकि लोग हमारी पार्टी, मेरे और हमारी सरकार के साथ हैं। उन्होंने हमारी सरकार को हटाने के लिए जो भी निरर्थक प्रयास किया है वो उनके लिए संभव नहीं है। नीतीश राणे और संत रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर इम्तियाज जलील ने विशाल मार्च निकाला। यह मार्च महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से मुंबई तक के लिए निकली। 11 सितंबर को पूर्व सांसद जलील ने कहा था कि 23 सितंबर को वह मुंबई जाएंगे और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति के नेताओं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संविधान की प्रतियां भेंट करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस मार्च में 1 लाख लोग शामिल हुए। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने 1 सितंबर को अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर और तोपखाना इलाके में रामगिरी महाराज के समर्थन में 2 जनसभाओं को संबोधित किया था। रामगिरी महाराज पिछले महीने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए चर्चा में थे। महाराष्ट्र में राणे के खिलाफ मुसलमानों को निशाना बनाने वाले उनके भाषणों को लेकर कई मामले दर्ज किए गए। इम्तियाज जलील ने सोमवार को मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे के रास्ते मुंबई तक तिरंगा संविधान रैली की शुरुआत की। जलील ने रवाना होने से पहले कहा कि अपने देश और महाराष्ट्र की संस्कृति से प्यार करने वाले लोग मुंबई जाने के इस आंदोलन में उनकी मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि राज्य में ज्योतिबाई फूले, शाहू महाराज, अंबेडकर और शिवाजी महाराज की संस्कृति को भुला दिया है, इसलिए हम सरकार को यह याद दिलाने के लिए मुंबई जा रहे हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।